हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एंड वर्ल्ड। तो फाइनली आज हमारी 7th क्लास की क्या पॉलिटी शुरू होने हो रही है, यानी कि पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हो गई है, जो कि जिसमें है हमारा फर्स्ट चैप्टर समानता। ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है। आप लोग मेरे आप लोग मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट उसकी देख सकते हो। ठीक है। और बहुत ही फायदा होने वाला है। सारे प्रकार के क्वेश्चन को इसमें टैकल किया गया है, यानी कि थ्योरी पढ़ाते हुए थ्योरी से कैसे क्वेश्चन निकलेंगे उन सब के बारे में इस एनसीईआरटी सीरीज में बताया गया है। तो जब आप एक बार इस एनसीईआरटी सीरीज को फॉलो करेंगे, देखेंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हर एक पॉइंट को कितने अच्छे से और बारीकी से डिस्कस किया गया है। कहाँ आप क्या कर सकते हो, कहाँ आप क्वेश्चन में गलती कर सकते हो, किस तरह की लैंग्वेज से आप कंफ्यूज हो सकते हो, और इन सारी चीज़ों को आपको एनसीईआरटी क्लास में देखने को मिल जाता है। और आपके जो क्वेश्चन बनते हैं स्टेटमेंट एंड रीजनिंग एंड फैक्चुअल एंड मैचिंग वाले, ये सभी क्वेश्चनों को अच्छे से डील किया जा रहा है। ठीक है। तो बीच में मैं कुछ डिस्कशन करने वाली हूँ, तो आप लोग क्लास के साथ बने रहिएगा। वो डिस्कशन बीच बीच में होता जाएगा। ठीक है। तो अभी फाइनली हम क्या करते हैं, अपना विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हो चैप्टर क्या है हमारा 1, और जिस चैप्टर 1 क्या है हमारा समानता। क्या है समानता। तो आई होप आपने पहले थोड़ी बहुत पढ़ी हो पॉलिटी, अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं। तो हम आज बात करने वाले हैं समानता के चैप्टर पे। समानता क्या है, कैसी चीजें चल रही थी हमारे यहाँ, इन सब पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे हो, ये जो बच्चा है ये क्या कर रहा है, ये बूट पॉलिश कर रहा है। ठीक है। ये बूट पॉलिश कर रहा है, इसने बूट पॉलिश किया। इन लोगों ने क्या किया, ऐसे पैसे फेंक कर दिए। तो उसने क्या किया, पैसे फेंके हुए पैसे को उठाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, ये आप लोग सोचो। ठीक है। इसके बाद मैं क्लियर करती हूँ। तो इस तरह की चीजें हैं। ये देखो, ये पैसे दिए, इन्होंने क्या किया, फेंके हुए पैसों को लेने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्योंकि वो जानता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उस काम की भी एक क्या है, गरिमा है, एक रेपुटेशन है, एक रिस्पेक्ट है। तो मैं फेंके हुए पैसे क्यों लूं, मैं मेहनत से कमा कमा रहा हूँ, तो आप मुझे इज्जत से पैसे दीजिए। तो इसलिए ये बच्चा क्या करता है, अपने फेंके हुए पैसों को मना लेने से मना कर देता है। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं, जो कुरीतियां हैं, इन चीजों को फिनिश करने के लिए हमारे यहाँ एक समानता का अधिकार आया था। वो हम जानेंगे क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हम लोगों को दी गई हैं। ठीक है। भारतीय लोकतंत्र में समानता। ठीक है। क्या है, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है, ये सबको पता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है, यानी कि हमारे यहाँ कानून भी आ गया है, हर चीज आ गई है, फिर भी हम क्या, फिर भी हम श्योर नहीं है कि हमारे यहाँ असमानता खत्म हो गई है। ठीक है। लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है, यानी कि जो सभी व्यक्ति हैं उनके जो समानता का सिद्धांत है उनको मान्यता दी गई है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से क्या होता था, लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, यानी कि कुछ समय पहले जब संविधान नहीं बना था, तब क्या था, हमारे यहाँ जो लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था, जो चीजें चल रही थी, उनको उनसे लड़ने के लिए या उन्हें दूर करने के लिए कोई क्या नहीं था, कोई कानून नहीं था। फाइनली अब कोई कानून तो है इसके लिए। ठीक है। तो अब अनेक कानून लोगों को सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है, यानी कि अब कानून उनके व्यवहार और समानता की चीजों को निश्चित करने के लिए क्या है, मौजूद हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे समानता को स्थापित करने के लिए संविधान ने जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है, यानी कि संविधान ने जो समानता शब्द दिया है वो किन किन चीजों में रिलेवेंट है, किन किन चीजों में लागू होती है, इस बारे में जानेंगे। तो नंबर फर्स्ट कह रहा है कि समानता क्या है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। जो कानून है उसकी दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका मतलब होता है कि चाहे वो काम करने वाली बाई से लेकर कोई आपका नेता हो, कोई राष्ट्रपति हो, यानी कि काम करने वाली बाई से लेकर राष्ट्रपति तक की पदवी वाले लोगों के साथ कानून का क्या होगा, आपका समान व्यवहार करेगा। ठीक है। तो प्रथम क्या है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। और क्या कह रहा है कि इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम करने वाली महिलाओं तक सभी को एक जैसे कानून का क्या करना होगा, पालन करना होगा। नंबर फर्स्ट हमने ये पढ़ा। नंबर सेकंड में क्या चीज की हमें समानता दी गई है वो जानेंगे। तो किसी भी व्यक्ति को के साथ, उसके साथ क्या, किस किस मामले में, धर्म जाति वंश, किस मामले में, धर्म जाति वंश तथा, एक मिनट,
जन्म स्थान और स्त्री पुरुष होने के आधार पर क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं किया जा सकता। सेकंड नंबर पे ये है। पहले नंबर पे क्या है, कानून सभी के लिए समान है, चाहे वो काम करने वाली बाई से लेकर राष्ट्रपति क्यों ना हो, उन सब के लिए कानून समान हो जाते हैं। नंबर दूसरा, समानता किस बात की है, तो धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और स्त्री पुरुष होने के आधार पर क्या होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे क्या आता है, थर्ड नंबर पे है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित है। यानी कि सभी व्यक्तियों को हर स्थान पर, यानी कि जो सार्वजनिक स्थान है, सभी व्यक्ति वहां जा सकते हैं, चाहे वो होटल हो, चाहे मैदान हो, चाहे दुकान हो, वहां सब लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी देखा था, जो जूता वाला सुनाया था मैंने, 1975 में अपनी दीवार फिल्म थी एक, उसमें जूते पॉलिश करने वाले लड़के ने क्या किया, फेंके हुए पैसे उठाने से मना कर दिया था, क्योंकि उसने कहा था कि हमारे काम की भी क्या है, एक गरिमा है। तो भाई चाहे जो काम हो, बस मेहनत से, इज्जत से अगर कमाया जा रहा है तो वो क्या है, उसके काम की गरिमा होगी। ठीक है, तो आपने समानता के अधिकार को जान लिया होगा। प्रथम कानून संबंधी समानता, दूसरी क्या है, धर्म, जाति, वंश के स्थान, धर्म, जाति, वंश और जन्म स्थान और स्त्री पुरुष के रूप में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। नंबर तीसरा, सभी व्यक्ति को हर जगह क्या होगा, सार्वजनिक जगहों पर घूमने का अधिकार होगा। ठीक है, सब लोग सार्वजनिक, अगर चीजें पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सभी सार्वजनिक कुओं, क्या कह रहा है, सभी सार्वजनिक कुओं, सड़कों, नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जो आपने देखा था ना, तीसरे वाले में क्या था, सभी सार्वजनिक जगहों पे, होटल, दुकानें वगैरह में आ जा सकते हैं और सभी सार्वजनिक कुएं, नल, बावड़ी से वो क्या, उनका पानी उपयोग कर सकते हैं। नंबर चौथा क्या है, नंबर चौथा है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया जाए। यानी कि अस्पृश्यता मतलब जो छुआछूत है उसका क्या किया जाए, उन्मूलन, यानी कि उसे खत्म कर दिया जाए। तो चौथे नंबर पे अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को खत्म कर दिया जाए। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई हो। ये किसका चित्र है, तो संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचन प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पढ़ लो क्या है, संसद क्या है, संसद हमारे लोकतंत्र का क्या है, एक आधार स्तंभ है। अगर क्वेश्चन बनता है कि हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ क्या है, तो वो आपकी संसद हो जाती है। हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें क्या करते हैं, हम प्रतिनिधित्व करते हैं। निर्वाचन मतलब जिन्हें हम वोट देते हैं, उनको चुनते हैं और उनके माध्यम से हम वहां पे क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। यानी कि जो समानता का अधिकार है, तो अभी हमने पढ़ा 4 जगहों पर समानता की चीजों की बात कही गई है। क्या क्या बातें हैं, तो वो आपने पढ़ा, कानून के समझ समानता, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, सार्वजनिक कुएं, बावड़ी को क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। नंबर 2, और फिर क्या था, फिर था कि जो सामाजिक अस्पृश्यता है उसका उन्मूलन है, यानी कि उसे खत्म किया जाएगा। अब जो समानता है उसे किस तरह से लागू किया गया है, तो उस समानता को हमारे संविधान ने कितने प्रकार से लागू किया है, तो 2 प्रकार से लागू किया। पहला क्या है, पहला कह रहा है कि कानून के द्वारा और दूसरा सरकार के द्वारा योजनाओं व कार्यक्रम द्वारा सुविधा विहीन समाजों की मदद करना है। यानी कि पहला क्या है, कानून के द्वारा, ठीक है, जो समानता है उसे कानून के द्वारा लागू किया गया है। दूसरी, सरकार की जो योजनाएं, कार्यक्रम द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि संविधान के द्वारा समानता को 2 अधिकारों में बांटा गया है, पहला कानून के द्वारा, दूसरा सरकार की योजना और कार्यक्रम के द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके राइट हो जाएंगे और इसे आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि पॉलिटी डिट्टो एनसीईआरटी बेस ही पूछी जाती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। फैक्चुअल डाटा बहुत ही रेयर होगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आता है। तो पॉलिटी आपको बहुत अच्छे से फोकस करनी है, इवन सारे सब्जेक्ट फोकस करने हैं। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो, आपको हर चीज की क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। यानी कि भारत में ऐसे अनेक कानून बनाए गए हैं जो व्यक्ति को समान व्यवहार क्या करने, प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए क्या किया, अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की। यानी कि एक तरफ समानता के अधिकार को लागू करने के लिए कानूनी व्यवस्था की जा रही है, दूसरी तरफ समानता के अधिकार को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा नई नई योजनाएं और नई नई चीजें लागू की जा रही हैं।
तो इस तरह से ये समानता का अधिकार लागू हो रहा था दो तरह से, ठीक है, एक कानून के द्वारा, एक सरकार के द्वारा योजनाएं लागू करके। अब वो योजनाएं क्या थी, कैसे योजनाओं के द्वारा समानता चल रही थी, तो ये हम आगे जानेंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम योजनाएं लागू की गई। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई थी कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले हैं, अब उन्हें क्या हो, उस चीज के लिए अधिक अवसर प्राप्त हो। आगे बढ़ते इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम में से एक कदम क्या हो जाता है, एक कदम आपका मिड डे मील हो जाता है। मिड डे मील मतलब कि मध्याह्न भोजन हो जाता है। मध्याह्न भोजन जो स्कूलों में बच्चों को खाना खिलाया जाता है वो मिड डे मील या मध्याह्न भोजन कहा जाता है। इससे ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है इससे, ठीक है। इसके कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ हुई थी। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि जो मिड डे मील है या मध्याह्न भोजन की योजना है सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, तो वो आपका तमिलनाडु में हुई थी। कब, 2001 में उच्चतम न्यायालय ने, यानी कि सबसे पहले तो आपकी कहाँ हो जाती है, तमिलनाडु में हो जाती है। फिर 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दे दिए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर बनता है कि अगर देखो इससे क्वेश्चन बनाएगा स्टेटमेंट वाला तो ऐसे बना देगा कि यह योजना मिड डे मील योजना सर्वप्रथम कहाँ पर, तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ हुई थी। दूसरा बना देगा कि 2002 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर लागू करने का निर्देश दिया। अब आप बताइए दोनों स्टेटमेंट राइट है, वन राइट है या और सेकंड गलत है, या सेकंड राइट है या फर्स्ट गलत है, तो आप बता सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट बोला था, दूसरे में माइनर सा क्या है, माइनर सा हमने डिफरेंस किया था जो कि रॉन्ग था। 2001 की जगह हमने क्या यूज कर लिया था, 2002, यानी कि सन में हमने डिफरेंस किया, जिसके चलते आपका ये पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ठीक है। क्योंकि सन इंपॉर्टेंट है, सन में क्या है 2001 है तो 2001 ही माना जाएगा। अगर यहाँ कह देती मैं 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 5 माह के अंदर लागू करने के लिए निर्देश दिया, तो 5 माह के चलते ये सारा पूरा स्टेटमेंट सही है। बट हमने यहाँ क्या किया है, यहाँ पे आपका 5th मंथ यूज कर लिया। क्या कर लिया है, यहाँ पे हमने 5th मंथ यूज किया, जिसके चलते ये रॉन्ग हो गया। तो आपको याद रखना है 2001 में और 6 माह के अंदर सभी राज्यों को क्या करना था, मध्याह्न भोजन लागू करना था। सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु में हुआ था। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक क्या हुए, प्रभाव हुए, ठीक है। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में क्या किया, प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। तो पहला जो इससे जो सकारात्मक परिणाम थे, जो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे थे, तो पहला क्या आ रहा था, जो गरीब बच्चे थे जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं था, तो वो भी क्या हुआ, बहुत संख्या में स्कूल में आने लगे और उन्हें क्या हुआ, स्कूल जाने लगे और वो नियमित रूप से स्कूल जाते, उन्हें अधिक संख्या में उन्होंने प्रवेश लिया। तो इस चीज का हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला। फिर आगे बढ़ते हैं। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने, एक मिनट, आगे बढ़ते हैं। पहले बच्चे क्या करते थे, खाना खाने के लिए कहाँ जाते थे, घर जाते थे। तो घर जाके क्या होता है आपको पता है ना, घर जाते थे और वापस लौटते ही नहीं थे। यानी कि पहले बच्चे जो थे वो मध्याह्न के समय, यानी कि जो इंटरवल होता है, लंच टाइम होता है, उस समय क्या करते थे, वो लोग घर जाते थे खाना खाने। जैसे ही घर जाते थे फिर वो स्कूल लौटकर ही नहीं आते। परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में क्या हुआ, सुधार हुआ है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को अपने बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि जातिगत जो पूर्वाग्रह चले आ रहे थे उन्हें भी कम करने में सहायता मिली। कैसे मिली है, देखो स्कूल में हर जाति धर्म का बच्चा पढ़ता है और सारे बच्चे एक साथ खा रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, तो ये क्या है, जाति व्यवस्था का क्या हो रहा है, उन्मूलन हो रहा है। यानी कि जो जाति के प्रति पूर्वाग्रह बनाए गए थे, ये इस कास्ट का है, ये ऐसा है, तो वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होने लगा। तो इसमें भी मिड डे मील का क्या है, हाथ है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो पॉजिटिव रिजल्ट से क्वेश्चन बन जाते हैं कि मध्याह्न भोजन से क्या क्या हमें लाभ हुए हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ-साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए क्या है, दलित महिलाएँ भी हैं, ठीक है? यानी कि जो महिलाएँ नीचे कास्ट की हैं, वो भी खाना बना रही हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों को भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते थे और इस कारण पढ़ाई पर क्या करते थे, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। यानी कि कहते हैं ना, जब तक पेट में नहीं है राम, नहीं होगा कोई काम। ऐसे ही करके कोई तो वो है कोटेशन कि जब तक पेट में नहीं है राम, नहीं होगा हमसे कोई काम। यानी कि राम मतलब जब तक पेट में खाना नहीं होगा तो हमारा ध्यान कहीं लगेगा ही नहीं। अपने आप से रिलेट कर लीजिए, तो वही चीजें चल रही थी पहले। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की क्या है, आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों से क्या है, बहुत अलग हो गए हैं। ठीक है, अलग है। जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है। यानी कि एक ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ भेदभाव हो रहा है, तो बेसिक सी बात है, वो क्या होंगे, नीची कास्ट के होंगे, जब भी तो उनके साथ क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। अब क्यों भेदभाव किया जा रहा है, आगे बढ़ेंगे कैसे भेदभाव किया जा रहा है। उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमानता स्थिति में ढकेला जाता है कि जहां उनके सम्मान की क्या हो, रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर रहे हैं। यानी कि भले ही हमारे देश में कानून बन गया है, समानता के अधिकार का कानून बन गया, हर चीज बन गया है, फिर भी जो समाज है उन्हें क्या है, उन्हें एक समानता की नजरों से क्या कर रहा है, नहीं देख पा रहा है। तो ऐसी चीजें चल रही। तो पहले हम इनके जो कौन है, आप बताइए ये कौन है, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की क्लास कंटिन्यू रखेंगे। तो ये बी आर अम्बेडकर जी हैं, आप देख पा रहे हो कौन है ये आपके बी आर अम्बेडकर जी हैं। इन्होंने कुछ लिखा है, क्या लिखा है, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर। मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लाइन दे देगा कि ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है, तो एक बेसिक सी आपको नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की। तो क्या करें, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना क्या है, अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा हो जाता है, इसके बिना व्यक्ति नग्न है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को क्या होता है, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिनाई और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और क्या मान्यता प्राप्त कर सकता है। यानी कि सभी को क्या है, सभी को सम्मान मिलना चाहिए। आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। मनुष्य क्या है, मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी ना किसी दिन क्या है, मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं हो सकता। ये किसकी लाइन है, तो आपकी बी आर अम्बेडकर जी की ये लाइन है। उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक जो पिछड़ा वर्ग है खुद नहीं चाहेगा, मतलब जब तक वो उसके अंदर खुद नहीं आएगा कि हमें आत्मसम्मान से जीना है, तब तक वो इस दलदल से ऊपर नहीं उठ सकता है। तो इस तरह की कुछ लाइनें अम्बेडकर जी ने बोली थी। तो अब हम ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्या कर रहे थे, ये लोग असमानता के आधार, असमानता के उससे देखा जा रहा था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से के साथ क्या करते हैं, असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर कोई सम्मानजनक व्यवहार क्या है, व्यवहार का अधिकारी होता है। यानी कि चाहे वो ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबकी क्या है, इज्जत है, सबकी रिस्पेक्ट है, सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबको अधिकार मिलने चाहिए। तो ये सारी चीजें चल रही थी। आगे बढ़ते हैं। प्रजातंत्री समाज में समानता स्थापित करना और सतत संघर्ष है। जो प्रजातंत्रीय समाज है वहां पर क्या, समानता स्थापित करना, एक मिनट, प्रजातंत्री समाज में समानता स्थापित करना एक क्या है, सतत संघर्ष हो जाता है। क्वेश्चन बन जाएगा कि प्रजातंत्री समाज में समानता स्थापित करना किस तरह का संघर्ष है, तो वो आपका सतत संघर्ष है। यानी कि कंटिन्यू है, यानी कंटिन्यू चलने वाला। सीडीपी में आपने सतत नाम के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, जिस व्यक्तियों को और विभिन्न समाजों में सहयोग देना है, इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर चीजें समझ में आ रही है तो क्या करना है आपको, सिर्फ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्यारा सा कमेंट
जरूर करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अन्य लोकतंत्र के समानता के मुद्दे, यानी कि जो लोकतंत्र के जो अन्य मुद्दे हैं समानता को लेकर वो क्या थे, जानेंगे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है, यानी कि क्या आपको लगता है सिर्फ भारत में ही असमानता है और कहीं नहीं है। तो जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है, तो सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देश में समानता के मुद्दों के रूप में विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं, यानी कि जितने भी आपके लोकतांत्रिक देश हैं वहां पर भी संघर्ष हो रहे हैं, किसको लेकर, समानता को लेकर। अब उदाहरण के लिए किसे लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन आता है यहाँ से, मैं बताऊंगी किस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, अफ्रीकी अमेरिकन लोग। कौन अफ्रीकी, तो क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन थे, अफ्रीकी अमेरिकन लोग, जो क्या थे, जिनके पूर्वज गुलाम थे। जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग थे उनके पूर्वज क्या थे, गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे। कहाँ से लाए गए थे, अफ्रीका से लाए गए थे। वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, जबकि 1950 के क्या अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समानता के अधिकार दिलाने के लिए क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था। तो अफ्रीकी अमेरिकनों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए कब आंदोलन हुआ था, तो ये हुआ था 1950 में। और ये क्या है, जो अफ्रीकी अमेरिकन है जिनके पूर्वज क्या हुए थे, गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, यानी कि अफ्रीका से आए कहाँ पर, अमेरिका में, इसलिए उन्हें अफ्रीकी अमेरिकन के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो और इनके लिए आंदोलन कब हुआ था, 1950 में। आंदोलन होने के बावजूद भी उन्हें आज क्या है, असमानता का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि आज भी उनके साथ असमानता जैसी चीजें चल रही हैं। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था, यानी कि पहले क्या होता था, पहले कानून भी उन्हें समान नहीं मान रहा था। आंदोलन के बाद कानून तो मानने लगा, बट समाज में अब भी असमानताएं जैसी चीजें चल रही थी। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, और या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था, यानी कि जो काले लोग होते थे, अफ्रीकी अमेरिकन कैसे थे, काले थे, अमेरिकन कैसे थे, गोरे थे। तो क्या होता था कि उन्हें बस में जो सीटें होती थी, अधिकांश उन्हें बस में पीछे सीटें मिलती थी। पीछे सीटें मिलने के बावजूद भी अगर कोई गोरा आदमी उस बस में आया है, उसे सीट नहीं है, तो आप उसे सीट दे दोगे, उस बस से आपको उठना पड़ता था। तो ये चीजें वहां पर चल रही थी, कहाँ पर, अमेरिका में। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा था, आसमान वहां पर असमानता फैली थी, यानी कि काले और गोरों का भेदभाव चल रहा था, कहाँ पर, अमेरिका में। और इसका जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, 1950 में। ठीक है, जानेंगे। और आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि रोजा पार्क्स नाम की एक महिला थी। कौन थी, रोजा पार्क्स नाम की एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी, यानी कि अफ्रीका से आई हुई अमेरिकन, अफ्रीका से आकर कहाँ आई थी, अमेरिका में आई थी, तो वो अफ्रीकी अमेरिकन बन गए। ठीक है, तो रोजा पार्क्स 1913 से 2005। तो रोजा पार्क्स एक अफ्रीकन महिला थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 दिसंबर, कब की बात है, तो बात कर रहा है 1 दिसंबर 1955 को, क्या करा, दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस ने उन्हें अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया, यानी कि वो पूरे दिन से काम करके आई हुई थी, बस में बैठी थी, एक गोरे व्यक्ति ने उनसे कहा कि मुझे सीट दे दीजिए, तो उन्होंने उस सीट से उठने से क्या कर दिया, मना कर दिया। उस दिन उनके इंकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, यानी कि जैसे ही उन्होंने मना किया तो उनके भी, तो मना करने के बाद क्या हुआ, एक आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिकता अधिकार आंदोलन था। क्या था, बहुत ध्यान से पढ़ना, नागरिक अधिकार आंदोलन। क्या, नागरिक अधिकार आंदोलन था, इंग्लिश में सिविल राइट्स मूवमेंट। तो दोनों ही लैंग्वेज से आपको याद रखना है कि रोजा पार्क्स ने जब सीट से उठने से मना किया था, उसके जस्ट बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था, या अमेरिका में जो असमानता को खत्म करने के लिए आंदोलन हुआ था, तो वो क्या था, तो जो नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, तो किसके लिए चलाया गया था, तो वो चलाया गया था नागरिक अधिकार आंदोलन, यानी कि नागरिकों के अधिकार के लिए, तो सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। तो कब किया, 1964 में। आंदोलन आरंभ कब हुआ था, 1950 में, और 1964 में उन्हें नागरिक अधिकार अधिनियम ने, जो नागरिक अधिकार अधिनियम चलाया गया था, उसके तहत नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय के भेदभाव के आधार पर उन चीजों को निषेध कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि इसने, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लो, क्लियर हो जाए, आपको साफ दिखे। इसने यह भी कहा, एक मिनट,
इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। यानी कि जो अमेरिकन और अफ्रीकी अमेरिकन थे, अब काले और गोरे दोनों बच्चे क्या होंगे, साथ में ही पढ़ेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं पढ़ना होगा। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे स्कूलों में प्रवेश के लेने के ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं और कम योग्यता वाले शिक्षक हों, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां सरकारी स्कूलों का स्तर क्या है, निजी स्कूलों से ऊंचा होता है या निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा होता है। यानी कि आज भी क्या है, ये सारी नागरिकता अधिकार नियम आ गया 1964 में, सिविल राइट्स मूवमेंट आ गया, सब चीजें हो गई, पर इसके बाद भी स्कूल सारे बच्चों के लिए एक साथ बना दिए गए, पर इसके बाद भी बच्चे छोटे स्कूल में या सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो क्या है, आज भी गरीब है। तो इस तरह की चीजें चल रही थी। तो अगर पूछेगा कि अमेरिका में जो नस्ल भेदभाव के लिए आंदोलन चलाया गया था 1950 में चलाया गया था, तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर हो रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। आगे बढ़ेंगे। तो आंदोलन कब चलाया गया था? 1950 में। और जो सिविल राइट्स मूवमेंट लागू हुआ था 1964 में लागू हो गया था। और क्या क्या चीजें थी वो आपने पढ़ ली। ठीक है, अब देखेंगे ये क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 किसकी बात कर रहा है? तो आर्टिकल 15 की बात कर रहा है। क्या क्या चीजें दी गई हैं, तो मैं आर्टिकल की पहले 7 क्लास की एनसीईआरटी फिनिश कर लेते हैं, 8 की फिनिश कर लेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं या फिर मैं 1-2 दिन में आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स और जो ये सारे होते हैं, तो आपके पास अगर इनके मौलिक अधिकार हैं और मूल कर्तव्य हैं, इन चीज़ों की अगर आपके पास नोट्स हैं या कुछ है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। नहीं तो मैं आपको एक फोटो क्लिक करके भेज दूंगी हमारे पास जो नोट्स रखे हैं, तो उन्हें एक बार पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का अंश यानी कि जो आर्टिकल 15 है वो क्या कह रहा है उसके बारे में जानेंगे। तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है कौन? अनुच्छेद 15। ठीक है, पहला क्या है, पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनके किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कौन? राज्य। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान में से इनमें से जिनके आधार पर क्या है, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन प्रवेश स्थानों या पूर्णतः भक्ता राज्य निषिद्ध से पोषित साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाब, बावड़ी, सार्वजनिक स्थानों का क्या कर सकता है, वो उपयोग कर सकता है। तो ये चीजें हमने पहले पढ़ ली थी। ठीक है, अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना है। अब लोकतंत्र की चुनौती यानी कि लोकतंत्र की क्या चुनौती है उन्हें भी जान लेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता है। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं। यानी किसी भी देश को क्या कर सकते हैं हम, पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा से क्या है, लोकतंत्र की नए अर्थ की परिभाषा देते रहे हैं लोग, और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को क्या कर रहा है, प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों को समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने के लिए लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। यानी कि जो चीजें हमारे संविधान में दी गई हैं उनको हम लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इन पर क्या करना है, हमें विचार करना है। तो ये क्या है, ये अभ्यास है, यानी कि क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप पढ़ना चाहो पढ़ लेना। बाकी शब्द संकलन यानी कि जो हमने इंपॉर्टेंट शब्द पढ़े हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो नहीं समझ में आए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्या होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार? यह लोकतंत्री समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के, कितने, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को, नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। गरिमा। गरिमा, जो हमने जूते साफ करने वाला बच्चा था, उसने पैसे लेने से मना कर दिया था, उसने कहा था कि हमारी भी एक गरिमा है। गरिमा मतलब रिस्पेक्ट है। तो क्या कह रहा है
कि इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को समान योग्य समझने से है। यानी कि जो मतलब मेहनत करके पैसे हम भी कमा रहे हैं, मेहनत करके पैसे आप भी कमा रहे हो, बस उनका जरिया अलग है, रास्ता अलग है, बट क्या है, मेहनत दोनों कर रहे हैं, इज्जत से दोनों पैसे कमा रहे हैं, तो दोनों की योग यानी कि दोनों के काम को योग समझना चाहिए। तो इस तरह को कहते हैं गरिमा कहते हैं। ठीक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान, हमने संविधान शब्द का बहुत यूज किया है, तो संविधान क्या है जानेंगे। यह वह दस्तावेज है, क्या है, दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। यानी कि देश की जो जनता है, सरकार है, उनके द्वारा नियमों और अधिनियमों को पालन करने वाली उसमें क्या है सारी चीजें लिखी हुई है। फिर हमने पढ़ा था नागरिक अधिकार आंदोलन, कहाँ पर, अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने किया था ये आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन 1950 में, 1964 में से लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले पढ़ लो। एक आंदोलन ने जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ था, जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्ल के भेदभाव को समाप्त करने और समानता के अधिकार की मांग की थी। अगर क्वेश्चन बन जाएगा कि नागरिक अधिकार आंदोलन किस लिए चलाया गया था, तो ये अफ्रीकी अमेरिकन लोगों द्वारा चलाया गया था। किसके लिए, तो नस्ल के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के लिए ये अधिकार चलाया गया था। ठीक है गाइस, तो मैं एक इम्पोर्टेंट आपसे इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाली हूँ, वो ये है कि मैं सोच रही हूँ जैसे कि आपकी पॉलिटी की क्लासेस हैं, और पॉलिटी की 7 क्लास की पॉलिटी रह गई है, और 8 क्लास की ज्योग्राफी और पॉलिटी और हिस्ट्री सारी रह गई है। तो मैं सोच रही थी कि इनके क्या है, पॉलिटी के चैप्टर छोटे छोटे हैं, यानी कि 30 मिनट्स या 30 मिनट्स या 40 मिनट्स में आपका एक चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि जब कम समय में आपका चैप्टर फिनिश होता है, तो साथ के साथ 8 क्लास की हिस्ट्री लेकर चलती हूँ, क्योंकि हिस्ट्री के चैप्टर बड़े होते हैं, उन्हें 2 पार्ट में हमें पढ़ाना होता है। तो मेरा यही मानना है कि मान लो अगर 30 मिनट्स की या 40 मिनट्स की आपकी पॉलिटी की क्लास हो रही है, तो उसके साथ साथ आपको एक 30 मिनट्स का क्या, हिस्ट्री का क्लास भी दे दिया जाए, जिससे कि आपकी हिस्ट्री भी साथ साथ कवर हो जाएगी, और फिर आपका क्या है, पॉलिटी और ज्योग्राफी बचेगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमें आपका सिलेबस भी जल्द से जल्द फिनिश करवाना है और अच्छे से करवाना है। तो मैं यही सोच रही थी कि साथ के साथ आपको हिस्ट्री की क्लासेस देती जाऊँ, और उनको क्या करना है, समझाना पड़ता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, बहुत लेंथी चैप्टर है, तो इसलिए मैं ये चीज़ सोच रही थी। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में यस कर देना, और फिर आपकी मर्जी। ठीक है, अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अपने परिवार को बढ़ाइए, आपकी फैमिली है, आपका चैनल है। और हाँ, अगर क्या डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, मैंने जो आपको वीडियो बनाई है सीटेट के लिए, जो स्ट्रेटजी अपनानी है आपको, कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी है, तो वो सी चीज़ें आप अपनाइए और उन्हें फॉलो कीजिए। 100% नहीं, 200% आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, बट उन्हें लागू कीजिए, उनकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कीजिए। यानी कि अगर आपने PDF पढ़ ली है, तो उन्हें आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन से अगर जो पॉइंट आपको लगते हैं PDF में नहीं दिया गया है, तो वो अगर पॉइंट आपको मिल रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो वो पॉइंट आप उसी चैप्टर में उन्हें लिख लीजिए। तो इस तरह से आपको चीज़ें करते हुए चलना है। अगर ऐसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका सीटेट नहीं रोकेगा, और मोस्टली आपको हिंदी और इंग्लिश के जो पैराग्राफ है उन पे आपको फोकस्ड रहना है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश आपका मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट हो जाता है। ओनली आपको हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं होना है कि 60 मार्क्स की हिस्ट्री आती है, मैं इसको ही अच्छे से पढ़ लेता हूँ, मेरा निकल जाएगा। नहीं, हिस्ट्री बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, इसके लिए आपको बैकअप लेना पड़ेगा। हमेशा प्लान ए और प्लान बी, 2 प्लान आपके पास होने चाहिए। अगर प्लान ए फेल होता है तो बी आपका काम कर जाता है। मान लीजिए अगर हिस्ट्री का पोर्शन आपको टफ लगता है, लैंग्वेज ज़्यादा ही कठिन आ जाती है, समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, ये प्लान ए आपका फ्लॉप होता दिख रहा है, तो आपने क्या किया, प्लान बी यानी कि आपने इंग्लिश और हिंदी के पैराग्राफ अच्छे से सॉल्व किए हैं, उनकी पैरा तैयार की है, यानी कि यहाँ पे आपके 60 मार्क्स का आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, और आपने CDP की भी अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो आपका सीटेट नहीं रुकेगा। तो आपको दोनों चीज़ों पे काम करना है। तो मैं फोर्सफुली हर बार ये चीज़ कहती हूँ, तो आपको ये चीज़ माननी चाहिए और इसे फॉलो करिए, आज से ही करिए, क्योंकि आपका एग्जाम क्वालिफाई करवाना है मुझे। और जैसे ही आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि मैम मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।